हेलो स्टूडेंट, वेलकम है सेकेंड लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग में। फर्स्ट लेक्चर में मैंने टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में बताया था या इंट्रोडक्शन क्लास बॉन्ड के बारे में बताया था। इसमें हम लोग देखेंगे एक एक बॉन्ड को डिटेल में पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, चाहे मेटालिक बॉन्ड हो, सारे एक एक डिटेल में पढ़े। चलिए तो हम लोग देखते हैं। पहला पढ़ रहे हैं इसमें आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है? आयनिक बॉन्ड मेटल एंड नॉन मेटल के बीच बनता है, राइट। देखिए यहाँ से बोला कि इट इज फाउंड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बॉन्ड होता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम कैसा होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, डेट मीन्स मेटल होना चाहिए। टू अदर एटम कैसा होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, डेट मीन्स की नॉन मेटल होना चाहिए। जनरली क्या होता है, जो बॉन्ड बनता है एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो मेटल होना चाहिए होता है, और नॉन मेटल होना चाहिए पी ब्लॉक एलिमेंट का। मोस्टली क्या होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है या आयनिक बॉन्ड बनता है। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट में दो ग्रुप है। पहला ग्रुप में आता है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। सेकेंड ग्रुप में आता है बेरिलियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इस सब के बीच में बॉन्डिंग बनता है जनरली। आयनिक बॉन्ड इस समय बनता है। चलिए हम देख लेते हैं बॉन्डिंग कैसे बन रहा है, राइट। क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलकर बनाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कैसा बॉन्ड बनाएगा? ये बनाएगा आयनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाएगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। और इसी को क्या बोल सकते हैं? मेटल और नॉन मेटल मिलके बनाएगा। मेटल नॉन मेटल मिलके बने क्या बनाएगा? आयनिक बॉन्ड बनाएगा। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। या इसी को और कैसे बोल सकते हैं? कैटायन और एनायन मिलके ये भी बनाएगा आयनिक बॉन्ड, राइट। जो मेटल कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, कैटायन का फॉर्मेशन करना चाहिए। और नॉन मेटल कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होना चाहिए, जो कि एनायन का फॉर्मेशन करता है और उससे क्या होता है? आयनिक बॉन्ड बनता है, राइट। चलिए कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? सबसे पहले तो कैटायन का फॉर्मेशन होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा कैटायन का फॉर्मेशन। दूसरा क्या होना चाहिए? फॉर्मेशन ऑफ एनायन। क्या होना चाहिए? फॉर्मेशन ऑफ एनायन। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ एनायन कैसे होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। थर्ड नंबर पे क्या आता है? लेटिस फॉर्मेशन होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ लेटिस। लेटिस का फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या होगा? कैसे होगा? कैटायन और एनायन कंबाइन होके बनाएगा, लेटिस बनाएगा। क्या होगा? कंबाइन क्या करेगा? कंबाइन करेगा कौन? कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन क्या करता है? कंबाइन करता है। चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं, राइट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट एक मेटल है और मेटल गैसियस स्टेट में होना चाहिए या आइसोलेटेड स्टेट में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? या तो गैसियस स्टेट में होगा या तो आइसोलेटेड। उसी को बोलते हैं गैसियस स्टेट या आइसोलेटेड स्टेट। इसमें से क्या करते हैं? कैटायन का फॉर्मेशन करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? इसमें से रिमूव करेंगे। अच्छा, रिमूव करेंगे तो कैसा बनेगा? ये मेटल कैटायन में +1 चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से। दूसरा क्या करेंगे? एनायन का फॉर्मेशन करेंगे। एनायन में क्या लेंगे? नॉन मेटल लेंगे। नॉन मेटल को सपोज डैट इससे इंडिकेट कर देते, ये भी गैसियस में रहेगा। इसमें क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो क्या बनेगा ये गैसियस आइसोलेटेड स्टेट है और यहाँ से बन जाएगा नॉन मेटल का एनायन फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ से कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या करेंगे तीसरा स्टेप में, ये दोनों को कंबाइन कर देंगे, मिला देंगे, कैटायन एनायन को मिलाएंगे तो लेटिस का फॉर्मेशन होगा। देख लो यहाँ से मेटल गैसियस में प्लस कैटायन है और यहाँ पे क्या है, ये एनायन है, इसको मिलाएंगे तो कैसा बनेगा, ये दोनों कंबाइंड होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनेगा MX और ये सॉलिड फॉर्मेशन होगा। राइट, कोई दिक्कत? ये क्या होता है, अभी जो एनायन का जो फॉर्मेशन करता है आइसोलेटेड स्टेट में, ये अनस्टेबल होता है और यहाँ पे स्टेबल फॉर्मेशन करता है, इसको बोल सकते हैं अनस्टेबल अभी ये, और यहाँ पे स्टेबल है स्टेप। चलिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे कि सपोज करो NaCl है, NaCl इसमें एक मेटल है और एक क्या है, नॉन मेटल है, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या करते इसमें, Na को सबसे पहले तो लेंगे गैसियस स्टेट में लेंगे, राइट, इससे क्या बनाएंगे, एनायन बनाएंगे। किसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, तो क्या होगा फर्स्ट सेल में सेकेंड दो इलेक्ट्रॉन होगा, 8 सेकेंड सेल में 8 और यहाँ पे 1, 8 + 2 10 + 11 और यहाँ से बनाएंगे Na प्लस जो कैटायन बना, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 8 और ये ऑक्टेट रूल को अचीव कर रहा है। और क्या करेंगे, इसको जो Cl लेंगे, Cl ये भी गैसियस लेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, इसको ध्यान रखना है। इसका देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Cl वाइज 2 8 और 10 हो गया 10 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, कितना होता है 17, तो 2 8 10 + 7, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर लेता है तो ये अभी ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, राइट, एक तरह का इनर्ट गैस टाइप का बनेगा, कोई दिक्कत। और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कैसा बनाएगा, ये एनायन बनाएगा Cl माइनस और ये भी गैसियस में रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 8 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये कैटायन का फॉर्मेशन हो गया है और ये एनायन का फॉर्मेशन हो गया, दोनों कंबाइन करेगा, कंबाइन करके क्या बनाएगा, लेटिस बनाएगा। देख लो यहाँ पे क्या करते हैं Na प्लस और यहाँ पे Cl माइनस, इसको कंबाइन करें क्या बनाएगा, ये NaCl बनाएगा जो कि सॉलिड होगा, क्या होगा सॉलिड। अभी ये क्या था, अनस्टेबल था, अभी क्या था, ये अनस्टेबल था और ये दोनों कंबाइंड हो क्या हो गया, स्टेबल हो गया है, स्टेबल हो गया है। इसको इस तरीका से भी दिखा सकते हैं, सपोज डैट ये Na प्लस, ये तो गैस रहेगा ही, और यहाँ पे है Cl माइनस, ये भी गैस। इसके बीच का जो फोर्स होता है इस तरीका का होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या आप ऐसे दिखा सकते हो NaCl भी दिखा सकते हो, या आप Na प्लस और Cl माइनस भी दिखा सकते हो, जैसे दिखाना है वैसे दिखा सकते हो, एक्चुअल में ऐसा दिखता है। इसके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स। अच्छा कैसा अट्रैक्शन फोर्स होगा, इसको भी देख लेते हैं। अट्रैक्शन फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2/R², और ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और ये Q1 क्या है, एक चार्ज है, इसको एक मान लेते हैं, इसको पहला चार्ज मान लेंगे, इसको सेकंड चार्ज मान लेंगे, तो Q1 Q2 और इसके बीच का डिस्टेंस है R, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और क्या देखेंगे इसमें एक पॉइंट क्या होगा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, नॉन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि 3D में रहता है नॉन डायरेक्शनल, इसको बोलेंगे नॉन डायरेक्शनल, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। अगर कोई डायरेक्शन नहीं होगा, इसमें शेप भी नहीं होगा, तो क्या होगा, नो शेप, इसमें इसका कोई शेप नहीं होता है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज कर लो इसे MgF2 ले लेते हैं, Cl2 नहीं लेंगे, Cl2 ले क्लोरीन में ले लिए हैं, MgF2, इसको ऐसे लिख सकते हैं Mg और यहाँ पे 2F है। तो देख लो यहाँ से, यहाँ पे क्या है
Mg सब गैसेस में लेंगे और यहाँ पे F ले लेते हैं और यहाँ पे भी F लेते फ्लोरीन। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 2 और 7, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। यहाँ पे भी क्या होगा 2 7 7 होगा। और इसका क्या होगा, इसका क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका 12 होता है, तो क्या लिखेंगे 2 8 2 10 + 2 12। अब देखना है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और ये एक एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन कर लेगा और ये इलेक्ट्रॉन सॉरी ये लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन करके बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये नहीं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर इस फ्लोरीन को करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को करेगा। इस तरह का कंपाउंड बनाएगा। कैसा बनेगा कंपाउंड, ये या तो लिख सकते हैं MgF2, इस तरह का कंपाउंड बनाएगा ये, या चार्ज के फॉर्म में लिख सकते हैं Mg + 2 F - 1, इस तरीका का, इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे इस तरह का लिखे, जैसे लिखना आपको लिख सकते हैं। इसके बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आप इसको एक बार नोट कर लो, फिर नेक्स्ट कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या बोलते हैं इसी को आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। मतलब बोल रहा है क्या कि जो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या गेन होगा उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक ना, राइट। एग्जांपल जैसे NaCl है, NaCl का इलेक्ट्रोवैलेंसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी को EV से शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रोवैलेंसी। इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगा, इस पे +1 का आएगा, इस पे -1 का। इसका मतलब क्या है कि जो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, ये गेन करेगा, लॉस करेगा, ये गेन करेगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी इसका क्या आएगा 1 कहलाएगा। उसी तरह Mg का क्या होगा, इस पे +2 आएगा, इस पे -1 आएगा। ये Mg 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, जो कि 2 है, ये एक एक कर रहा, एक फ्लोरीन एक कर रहा, तो एक फ्लोरीन एक कर रहा, मतलब 2, इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 आएगा। अब देख लो यहाँ पे ग्रुप वाइज देखा बता देते हैं। क्या है कि ग्रुप 1 जो कि मेटल होता है, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल से लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है 1 होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस ब्लॉक एलिमेंट का सेकंड ग्रुप है, जो प्योरिटी वाला आप लोग पढ़ा होगा, इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या आएगा, इसका 2 आएगा। ग्रुप नंबर 13 बोरॉन फैमिली का, जो बैगन, आलू, गाजर, इन थैलाज आप लोग याद किए होंगे किसमें, प्योरिटी टेबल में। तो एल्युमिनियम, गैलियम, रुबिडियम जो भी है इसमें, इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या आएगा 3 आएगा। अब इसको ध्यान रखना है, ये ग्रुप नंबर जो 14 है, जो कार्बन फैमिली है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो पार्ट है, ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और ये शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन को, नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन ये नहीं करता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ग्रुप नंबर जो 14 है, इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, उसी तरह इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करें तो इसका 4 आएगा, ठीक है ना। 4 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर सकता है, या शेयरिंग कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग करता है, तो ये 4 इसका होगा। अगर इसका देखें तो क्या आएगा, इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 आएगा। इसका -3 नहीं लिखना है, ये तो चार्ज होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, नंबर एक तरह का, ये नहीं होगा, ठीक ना। 16 का क्या आएगा, इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी, इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी होगा 2। अच्छा, ये कैसे पता चल रहा है कि 2 आ रहा है, 3 आ रहा है इसमें, ये कैसे पता चल, ये तो ग्रुप नंबर 1 है, चलो ठीक है 1 है। ग्रुप नंबर 2 है, इसका 2 आएगा, ठीक है। ये ग्रुप नंबर 13 है, चलो 3 नंबर पे आ रहा है। यहाँ पर ग्रुप नंबर 4 है, तो 14 को हम लोग 4 एक तरह से कंसिडर करके चले तो 4 है। फिफ्थ वाला में तो 5 होना चाहिए, उसे उससे नहीं आता। 15 आता है तो हम लोग क्या करते हैं 18 में से डिवाइड करते हैं, सॉरी इसको क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। 18 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 को तो क्या आएगा 3, तो 3 आ जाएगा। उसी तरीके से 18 में से 16 को डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा इलेक्ट्रोवैलेंसी। उसी तरह 18 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 आएगा। आप पीरियोडिक टेबल में ये सब चीज़ बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक ना, इसलिए इसका आपको आना चाहिए। अब तो ग्रुप नंबर 2 से लेके ग्रुप नंबर जो 12 तक है,
जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट आता है, इसका वेरिएबल वैलेंसी होता है। जैसे कोई एग्जांपल आप देख लो, जैसे आयरन है, आयरन का अगर हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करें तो ये 2 भी रहता है, 3 भी रहता है, ये सब आता है, 2 3 वेरिएबल रहता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, एनर्जी इन्वॉल्व इन आयनिक बॉन्ड। जो आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसमें कौन कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व रहता है देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब क्या है कि एक तरह से आयनाइज हो रहा है। जैसे सपोज डैट मान लो कोई मेटल है, गैसियस में ये Mg मेटल है, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, तो क्या बनाएगा, ये गैसियस में है और यहाँ पे +1 कैटायन का फॉर्मेशन करेगा और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन, आयंस में बन रहा है आयनाइजेशन। इसमें कौन सा एनर्जी लगता है, आयनाइजेशन एनर्जी लगता है। क्या होता है इसमें, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जब तक हम इसको एनर्जी देंगे ही नहीं तब तक इलेक्ट्रॉन से रिमूव होगा, आयंस में कन्वर्ट होगा ही नहीं। तो आयनाइज क्या होता है, रिक्वायर्ड एनर्जी। अब कोई भी सिस्टम में अगर एनर्जी बाहर से देना पड़ रहा, एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में तो एनर्जी रिलीज होती है, रिक्वायर्ड होती है। इसको क्या किससे लिखते हैं, डेल्टा एच, पॉजिटिव, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में जो हीट ऑफ एनर्जी होता है वो पॉजिटिव रहता है। दूसरा फॉर्मेशन क्या होगा, एनायन का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। आयनाइजेशन एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल आप लोग लिखा होगा। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में कौन सा एनर्जी यूज होता है, इसमें एफिनिटी एनर्जी। कौन सा एनर्जी, इसमें एफिनिटी एनर्जी। और एफिनिटी एनर्जी रिलीज होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग गेन करते जनरली क्या होता है, एफिनिटी एनर्जी रिलीज होता है। क्या बोलेंगे इसमें, रिलीज एनर्जी। एफिनिटी एनर्जी को हम लोग इस तरह भी लिखा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक ना। इसको सही से लिख दो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, रिलीज एनर्जी, या बोलो यहाँ पे एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज। अगर कोई भी सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक्स में भी आप लोग ये सब पढ़े होंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव होगा। डेल्टा एच क्या होता है, निगेटिव। जब रिलीज होता है तो निगेटिव, अगर रिक्वायर्ड होता है तो पॉजिटिव। एग्जांपल्स देख लो, जैसे मान लो कोई नॉन मेटल है गैस स्टेट में, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, ये तो एफिनिटी का बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एनायन बनाएगा तो क्या होगा, ये माइनस और गैस। यहाँ पे कौन सा एनर्जी यूज होगा, एफिनिटी एनर्जी यूज होगा, जो कि रिलीज होता है, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जिसका डेल्टा एच निगेटिव होता है। तीसरा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ लेटिस। अब ये दोनों मिलके क्या करेगा, लेटिस का फॉर्मेशन, मेटल और नॉन मेटल मिलके क्या करेगा, लेटिस फॉर्मेशन करेगा, फॉर्मेशन ऑफ लेटिस। लेटिस जनरल क्या होता है, सॉलिड स्टेट होता है, सॉलिड फॉर्मेशन करता है, सॉलिड स्टेट। इसमें कौन सा एनर्जी यूज होता है इसमें लेटिस एनर्जी यूज होता है, कौन सा एनर्जी, इसमें लेटिस एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है, लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी रिलीज होता है, रिलीज। बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन में एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, लेटिस एनर्जी रिलीज होगा। क्या होगा, रिलीज। अगर एनर्जी रिलीज होगा, इसको लेटिस एनर्जी को हम लोग दिखाते हैं किससे, Le से। अगर एनर्जी रिलीज होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, लेटिस एनर्जी निगेटिव। इस तरीके से लेटिस एनर्जी क्या होगा, रिलीज हो रहा है, यहाँ से निकल रही है सिस्टम से।
तो ये प्रोसेस कौन सा होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एनर्जी रिलीज कौन सा प्रोसेस? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज्ड। दैट मीन्स क्या होगा? माइनस लेटिस एनर्जी। जैसे एग्जांपल देख लो, इसी एग्जांपल को कर लेते हैं। क्या है कि ये जैसे बना है क्या? एक कैटायन और ये बना है एनायन, इसी को मिला देते हैं। कैटायन एनायन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ये मेटल है कोई, इस पर कैटायन का फॉर्मेशन है और कैटायन बना हुआ, और ये क्या है? एक नॉन मेटल जो एनायन है। इसको मिलाएंगे, ये अभी क्या है? गैसेस फॉर्म में है या आइसोलेटेड फॉर्म में, और ये बनाएगा ये MX बनाएगा, MX जो कि सॉलिड होगा। ये फॉर्मेशन, यहाँ पर जो एनर्जी होता है ये होता है इसी को, इसका जो फॉर्मेशन, इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, ये जो दोनों जो कंबाइंड होगा तो एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है वही होता है लेटिस एनर्जी। ये क्या होता है? लेटिस एनर्जी। तो आप लोग इसको नोट कर लो, फिर आगे कुछ टॉपिक देखते हैं। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं बॉर्नहावर साइकिल देखते हैं। इसमें कैसे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसके बारे में देखेंगे। उसमें कौन कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व होता है उसको भी देखेंगे, ठीक ना। तो बॉर्नहावर साइकिल क्या बोल रहा है कि इट गिव्स इन्फॉर्मेशन। क्या देता है? ये इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। किसका इन्फॉर्मेशन देता है? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ये देता है। ये चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, बॉर्नहावर साइकिल देखते हैं। ये क्या है कि आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन देता है कि कैसे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें कौन कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है, उसके बारे में हम लोग इसमें जानते हैं। राइट, चलिए देखते हैं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ये इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में? आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में। और एनर्जेटिक्स मतलब एनर्जी के बारे में, कौन कौन सा एनर्जी से इन्वॉल्व हो रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। ये जो होता है हैश लॉ पे बेस्ड होता है। इट इज बेस्ड ऑन हैश लॉ। इसमें क्या, मोस्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड, ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड हैव कैटायन डेराइव्ड, मतलब कैटायन ड्राइव से आया है फ्रॉम मेटालिक एलिमेंट। जो मेटालिक एलिमेंट से बना के आया है, जो कि कैटायन है, जो ड्राइव हुआ किससे? मेटालिक से, मेटल से आया है। एंड नन एनायन जो होता है ड्राइव फ्रॉम नॉन मेटालिक एलिमेंट। जो एनायन कहाँ से ड्राइव होता है? नॉन मेटालिक एलिमेंट से बनता है। इसमें इसको छोड़ के क्या है? एक्सपेक्ट NH4 प्लस चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, बॉर्नहावर साइकिल देखते हैं। इसमें देखेंगे कि जो कैसे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और उसमें कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है। राइट, तो बॉर्नहावर साइकिल क्या देता है कि इन्फॉर्मेशन देता है। इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कैसे आयनिक बॉन्ड बन रहा है और उसमें कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व हो रहे हैं। राइट, ये बेस्ड किस पे है? ये हैश लॉ पे बेस्ड है। इसके बारे में हैश लॉ ने बताया, मतलब मोस्ट ऑफ एनी कंपाउंड, मोस्ट ऑफ जो एनी कंपाउंड है ना, वो ड्राइव्ड होता है किससे? मेटालिक से एलिमेंट से। जो कैटायन का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से? मेटालिक एलिमेंट से। एंड एनायन का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से आता है? नॉन मेटालिक एलिमेंट से। इसमें किसको छोड़ के? इसमें जो NH4 प्लस है, ये इसको छोड़ के ये फॉर्म होता है कहाँ से? नॉन मेटल से। टू नॉन मेटल को मिलके से फॉर्म होता है ये NH4 का। हैश लॉ को चलिए देख लेते एक बार। सपोज कर लो कोई रिएक्शन जो है ए से डी बन रहा है। क्या बन रहा है? ए से डी बन रहा है। ए को बोल देते हैं रिएक्टेंट। क्या बोल देते हैं? रिएक्टेंट। और डी को बोल देते हैं प्रोडक्ट है। मान लेते हैं इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, ये जो आइसोलेटेड जो कंस्टिट्यूट आयन है, सपोज कर लो मेटल का कैटायन और एनायन मिल के जो ये जो लेटिस फॉर्मेशन कर रहा है, तो मान लेते हैं इसमें कोई एनर्जी जो है इन्वॉल्व हो रहा है डेल्टा एच। इसको बोलो हीट ऑफ फॉर्मेशन ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये प्रोडक्ट है, इसको बोल सकते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन इसको डेल्टा HF से भी दिखाते हैं, डेल्टा HF से। बहुत जगह डेल्टा HF लिखा रहता है।
हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये तो हो गया कि अगर कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। एक्चुअली ये क्या है कि ये डायरेक्ट मेथड तो है नहीं, ये इनडायरेक्ट मेथड है। ये ए से अगर मान लो ये बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, अब सी से ये जाके डी बन रहा है, तो हैसले बोलता है कि ये ए से पहले क्या बनेगा, बी बनेगा। तो इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होगा इसको बोल देते हैं डेल्टा H1। बी से जो सी बनेगा इसमें एनर्जी इन्वॉल्व बोल देते हैं कितना है, डेल्टा H2, और इसमें डेल्टा H3। तो डायरेक्ट तो बनता नहीं, ये क्या होता है, डायरेक्ट मेथड नहीं होता, इनडायरेक्ट मेथड है। ये जो है बॉर्न हावर साइकिल, अगर क्या है, ये इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है। इसका मतलब ये है कि इसमें लेटेस्ट एनर्जी आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इनडायरेक्ट, नो डायरेक्ट मेथड, नो डायरेक्ट। इसमें एनर्जी डिटरमाइन जो करते हैं वो इनडायरेक्ट मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड नहीं है। डायरेक्टली आप नहीं निकाल सकते। तो हैसले बोलता है कि टोटल एनर्जी का सम जो है इस एनर्जी के बराबर होगा। जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है ये टोटल एनर्जी का क्या होगा, सम क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो हैसले बोल रहा है कि डेल्टा एच जो होगा, डेल्टा एच वो किसके बराबर होगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, या इसी को हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हैं, डेल्टा HF, यही होगा, इसका भी यही आ जाएगा। तो हैसलो यही बोल रहा है कि टोटल एनर्जी जो है, जो स्टेप बाय जो फॉर्मेशन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, उसके सम जो है, एनर्जी का सम जो होता है ये टोटल एनर्जी के बराबर होगा। चाहे ए से बी बन रहा है, ए से डी बन रहा है, जो जो हीट एनर्जी यूज हो रहा है, जो एनर्जी इंथैल्पी एनर्जी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है, वो सबका सम होगा, सम के बराबर होगा, राइट। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ड्रॉ करते हैं ब्रोन हावर साइकिल फॉर NaCl के साथ। NaCl के लिए ड्रॉ करते हैं, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl और एनर्जी, एनर्जेटिक, ये क्या है कि इसमें एनर्जी कितना हो रहा है, ठीक ना, ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl में कितना एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है और किस टाइप का एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है उसके बारे में देखते हैं इसमें NaCl के फॉर्मेशन में। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि NaCl जो है ये NaCl मिल के बनेगा, सॉलिड में रहेगा, और यहाँ पे क्लोरीन गैस आएगा, गैस तो क्लोरीन गैसियस फॉर्म में रहता है, और ये लेना पड़ेगा कितना, हाफ लेना पड़ेगा, तब ना एक Cl चाहिए एक Na के लिए, और ये बनाएगा NaCl, सॉलिड बनाएगा। चलिए इसी को बारीकी से देखते हैं। जैसे Na क्या है, सॉलिड फॉर्मेशन में है, तो सबसे पहला काम क्या करें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें फर्स्ट सेल में है, सेकंड में 8 है, यहाँ पे 1 है, मतलब 11 है इसका। तो सबसे पहले तो इसको क्या करना है कि आइसोलेटेड फॉर्म में लाना है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चाहे शेयरिंग कुछ भी सॉलिड स्टेट में नहीं होता, वो गैसियस स्टेट में होता है, या उसी को आइसोलेटेड स्टेट में होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आइसोलेटेड स्टेट में लाएंगे। तो आइसोलेटेड स्टेट में लाने के लिए क्या होगा, इसका एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। मान लेते हैं ये डेल्टा H1 एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, डेल्टा H1 एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, और इस एनर्जी को बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, क्योंकि सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस में कन्वर्ट जो होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। जो सॉलिड से डायरेक्ट, सॉलिड से लिक्विड में जाए बिना, लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा, और वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में, अगर कोई सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में पहुंच रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में लाने के लिए एटम में जितना एनर्जी लगेगा उसी को बोलेंगे सब्लिमेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको, सब्लिमेशन एनर्जी। और सब्लिमेशन एनर्जी क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। और अगर एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही थी, कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक, सॉरी इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ये क्या होगा, इंडोथर्मिक प्रोसेस। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, आइसोलेटेड गैसेस एटम में, आइसोलेटेड गैसियस एटम में। अब क्या करना है, मेटल को कैटायन का फॉर्मेशन करना है। तो कैटायन में जो करेंगे तो कौन सा एनर्जी लगेगा, इसको आयनस एनर्जी, आयन्स में बदलेंगे। तो क्या करेंगे इसमें, आयोनेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, आयोनेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, तो इसको बोल देते हैं डेल्टा H2 प्लस, क्योंकि ये एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है। तो ये भी प्रोसेस कौन सा होगा, इंडोथर्मिक, ये भी होगा इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब क्या हुआ, ये आयनेशन में, आयन्स में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। अब चलिए इसको देखते हैं एनायन को। अब ये क्लोरीन गैस है और मुझे चाहिए एक क्लोरीन, और यहाँ पे Cl2 में तो हाफ मोल लेना पड़ेगा, हाफ मोल लेंगे तभी तो एक क्लोरीन आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा कि मुझे एक क्लोरीन चाहिए और ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए कौन सी एनर्जी लगेगा, डिसोसिएशन, इसको डिसोसिएट करेंगे।
तो बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और लगे कितना लगेगा, क्योंकि ये 1 मोल नहीं टूट रहा है, ये हाफ मोल चाहिए, तो क्या होगा इसका? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का हाफ बोल देंगे। इसको बोल देते हैं, इसको अगर डेल्टा H2 बोले हैं तो इसको बोल देते हैं डेल्टा H3। और ये रिक्वायर्ड हो रही है, एनर्जी चाहिए डेल्टा H3/2। ये भी कौन सा प्रोसेस होगा? ये भी इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्या होगा? इंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है। बॉन्ड टूट के अब कहाँ पा गया? आइसोलेटेड फॉर्म में थी। क्या आएगा ये? आइसोलेटेड गैसियस एटम में कन्वर्ट हो गया है, आइसोलेटेड गैसियस एटम में। अब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से एनर्जी देना पड़ेगा, और एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करे? अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसको ये गेन करेगा ऐसे करके, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो कौन सा एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व होगा? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अभी जस्ट पढ़ी थी इससे पहले, वो रिलीज होता है। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी रिलीज होगा। तो इसको अगर डेल्टा H3 बोले हैं तो इसको बोल देते हैं डेल्टा H4, और ये एनर्जी रिलीज होगा तो इसको नेगेटिव। तो अगर ये एनर्जी रिलीज हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस होगा? एक्सोथर्मिक। कौन सा होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। देख लो यहां से डेल्टा H4। अब ये आ गया कहाँ पे? एनायन बन गया, और ये बन गया है कैटायन। अब ये दोनों क्या करेगा? कंबाइन करेगा। कंबाइन करा देते हैं। अब ये दोनों कंबाइन, ये भी 1 मोल आ गया है, इसको लेंगे कितना? 1 मोल। ये भी 1 मोल लेंगे और ये भी 1 मोल लेंगे, और ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएगा? इसको अगर और अच्छे से लिख लें, चलो इसको यहीं पे कंबाइन कर देते हैं, और ये कंबाइन करके क्या बनेगा? ये कंबाइंड हो जाएगा, और ये कंबाइंड होकर कैसा बनेगा? एक लेटिस बनेगा, और जो लेटिस बनाएगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? लेटिस एनर्जी। और ये जो अब क्या हो रहा है कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ये दोनों जो आइसोलेटेड फॉर्म में है, ये जो कैटायन है और ये जो कैटायन और एनायन है, ये मिलके क्या बना रहा है? लेटिस बना रहा है, सॉलिड फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा, और जो एनर्जी रिलीज होगा इसको डेल्टा H5 बोल देते हैं। इसी को बोलते हैं लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रहा है। अगर एनर्जी रिलीज होगा तो कौन सा प्रोसेस? एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, राइट। और यहाँ से क्या बन गया? ये लेटिस बन गया, जो सॉलिड स्टेट है। इसमें देखते हैं अब हैश लॉ क्या बोल रहा है। हैश लॉ के अकॉर्डिंग, हैश लॉ के अकॉर्डिंग क्या? टोटल सम। अच्छा, यहाँ पे मान लेते हैं क्या है? डेल्टा H, जो फाइनल एनर्जी जो ये दोनों मिल के बनाएगा, ये डेल्टा H एनर्जी बना। डेल्टा H इन्वॉल्व हो रहा है, इसको हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन में बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें जितना भी एनर्जी इन्वॉल्व हुआ है, सारे का सम इसके बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? डेल्टा H बराबर क्या लिखेंगे? H1, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4, और प्लस में क्या आ जाएगा? डेल्टा H5। इसको अगर साइन वाइज लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं, अगर साइन दे के लिखे तो डेल्टा H, या इसको फॉर्मेशन भी बोलो तो अच्छी बात है, हीट ऑफ फॉर्मेशन या डेल्टा H लिखो तो लिख सकते हैं। ये तो हो गया क्या? ये हो गया हैश लॉ। हैश लॉ बोलता है कि सबका सम क्या होगा? वो हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होगा, सबका सम, टोटल एनर्जी जितना स्टेप बाय इन्वॉल्व हुआ। इसको अगर लिखें डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, जो एंडोथर्मिक को जोड़ देते हैं, एंडोथर्मिक, यहाँ भी एंडोथर्मिक है, और ये डेल्टा H3 है ना, H3/2 आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? ये H3/2। तो इसको लिखेंगे क्या? प्लस डेल्टा H3/2, और यहाँ पे क्या आएगा? ये माइनस में है क्योंकि ये एनर्जी रिलीज हो रही है, तो क्या लिखेंगे? माइनस डेल्टा H4, और ये भी एनर्जी क्या हो रहा है? रिलीज, जो लेटिस एनर्जी डेल्टा H5। इसी को अगर हम लोग सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनेशन एनर्जी के टर्म में लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा H फॉर्मेशन बराबर क्या लिखें? डेल्टा H को क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन एनर्जी,
और इसको सब्लिमेशन एनर्जी इस फॉर्म से, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे इंडिकेट करते थे। क्या होगा, सब्लिमेशन लग रहा है इसमें रिक्वायर्ड हो रही है, तो सब्लिमेशन एनर्जी प्लस इसको क्या बोलेंगे, आयनेशन एनर्जी, तो आयनेशन एनर्जी। अच्छा, डेल्टा H3 ये क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसको लिखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2। क्या लिखेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2, राइट। अब किसको लिखेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और ये तो रिलीज हो रही है, इसको क्या लिखेंगे, माइनस एफिनिटी एनर्जी। क्या लिखेंगे, एफिनिटी एनर्जी, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे लिखना है लिखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये तो एनर्जी क्या रिलीज हो रही है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे लेटिस एनर्जी, इसको क्या लिखेंगे, लेटिस एनर्जी। यहाँ से इस फॉर्मूले के हेल्प से आप लेटिस एनर्जी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, लेटिस एनर्जी। क्वेश्चन में क्या होगा, कभी कभी ये हीट ऑफ फॉर्मेशन जो टोटल दिया रहेगा फाइनल, और उसमें से पूछेगा लेटिस एनर्जी, और इसके बीच का सारे एनर्जी का जो प्रोसेस है सारा इंडिविजुअल दिया रहेगा, तो आप इस तरह से लेटिस एनर्जी निकाल सकते हो, राइट। तो आप इसको एक बार अच्छे से समझो, फिर एक एग्जाम्पल और करके देखता हूँ। चलिए तो नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्या है कि फाइंड लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी निकालना है फॉर्मेशन ऑफ CaCl2। CaCl2 के फॉर्मेशन के लिए क्या निकालना है, लेटिस एनर्जी कितना इन्वॉल्व होगा, या हम बोल देंगे एनर्जी इन्वॉल्व बारे में दिखाना है, या हीट ऑफ फॉर्मेशन दिखाना है, जो भी दिखाना है। सबसे पहला क्या करेंगे, इसको इसमें से कैल्शियम लेंगे जो कि मेटल है, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और क्लोरीन क्या रहेगा, Cl2 की फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या है, क्लोरीन 2 रिक्वायर्ड है, इसलिए हाफ मोल नहीं लेंगे, इसमें कितना मोल की रिक्वायरमेंट है, 1 मोल की जरूरत है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, मेटल को आइसोलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस में करेंगे, आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में, गैसियस एटम में करेंगे कन्वर्ट। तो कौन सा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, क्या होगा, सब्लिमेशन एनर्जी, और सब्लिमेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, इसको बोल देते हैं डेल्टा H1 प्लस में होगा, और ये इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, राइट। अब ये जो कैल्शियम आ गया किस में, आइसोलेटेड फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में, इसमें से क्या करना, इलेक्ट्रॉन को लूज का आयंस में बनाना, कैटायन फॉर्मेशन करना है। तो कैटायन फॉर्म से इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आयनेशन एनर्जी, और ये आयनेशन एनर्जी क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, इसको बोलेंगे डेल्टा H2। इसमें दो टाइप का आयनेशन एनर्जी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो आयनेशन एनर्जी फर्स्ट, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसको आयनेशन एनर्जी 1 बोल देते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आयनेशन एनर्जी 2 होगा। क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन निकालना, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे फिर दोबारा एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे, तो आयनेशन एनर्जी पहला, आयनेशन एनर्जी दूसरा। तो यहाँ से क्या आएगा, Ca++2 आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यही आएगा। और क्या यहाँ पे ये भी क्या होगा, इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, ये भी क्या होगा, इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लोरीन में। क्लोरीन अब तो एक ही मोल लिया हुआ, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे। क्या करेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगा। बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या लगेगा, ये अब तो एक मोल है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड तोड़ने के लिए, तो क्या लिखें, प्लस डेल्टा H3, और ये भी इंडोथर्मिक प्रोसेस ही होगा, एक बॉन्ड रिक्वायर्ड हो रही है। अब क्या, ये बॉन्ड तो टूट गया, ये क्या हो गया, आइसोलेटेड फॉर्म में आ गया, ये किस में आ गया है, आइसोलेटेड फॉर्म में, ये आइसोलेटेड फॉर्म में आ गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और यहाँ भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, ये करेगा। एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो क्या निकलेगा, 2 Cl माइनस आएगा, 2 Cl माइनस आएगा। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या एफिनिटी एनर्जी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये कौन कौन सा एनर्जी रिलीज होगा, तो निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव, इसको बोल देते हैं डेल्टा H3 है, तो ये होगा डेल्टा H4 माइनस डेल्टा H4। और ये दो दो इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें इसका डबल होगा, 2 से गुना में कर देंगे। अब आ गया ये, अब ये दोनों मिलके क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब ये दोनों मिलके क्या, इसको अगर और फ्रेश लिख ले यहाँ से, सपोज डैट इसको फ्रेश लिख लेते हैं, इसको लिख लें Ca+2, ये भी गैसेस में है, ये भी गैस में है, और यहाँ पे 2Cl माइनस, ये भी गैसेस, और ये क्या बनाएगा, ये कंबाइंड हो जाएगा, और ये कंबाइंड होके लेटिस का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, ये एक लेटिस का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ से एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज। और कौन सा एनर्जी रिलीज होगा,
लेटिस एनर्जी, क्या बोलेंगे इसको, लेटिस एनर्जी रिलीज होगा और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हैश लॉ क्या बोल रहा है कि टोटल एनर्जी का सम क्या होगा, यहाँ पे जो हीट ऑफ फॉर्मेशन लगा होगा या डेल्टा एच जो लगा उसके बराबर होगा। तो हैश लॉ क्या बोल रहा है, हैश लॉ बोल रहा है कि डेल्टा एच जो है किसके बराबर होगा, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच फोर। ये जो ओवरऑल आएगा डेल्टा एच फोर कितना, दोगुना, प्लस 2 इंटू डेल्टा एच फोर आएगा और प्लस क्या आएगा, इसको बोल देते लेटिस एनर्जी क्या बोलेंगे, इसको डेल्टा एच फाइव, ये रिलीज हो रही है डेल्टा एच फाइव बोल देते अगर, तो प्लस क्या आ जाएगा डेल्टा एच फाइव। इसको अगर साइन वाइज लिखे तो कैसा आ जाएगा, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू, डेल्टा एच टू। और इसमें दो टाइप का एनर्जी है, आयनोसन एनर्जी फर्स्ट और आयनोसन एनर्जी सेकेंड, इस टाइप का एनर्जी है। अब प्लस डेल्टा एच थ्री बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, प्लस क्या है डेल्टा एच थ्री और माइनस में आएगा ये एनर्जी क्या है, माइनस टू इंटू डेल्टा एच फोर और माइनस क्या आएगा डेल्टा एच फाइव, राइट। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको बोलेंगे सब्लिमेशन एनर्जी। क्या लिखेंगे इसको, सब्लिमेशन एनर्जी, इसको बोलेंगे सब्लिमेशन एनर्जी। इसको अगर हम अलग अलग करें तो आयनोसन एनर्जी फर्स्ट प्लस आयनोसन एनर्जी सेकेंड। और क्या करेंगे, ये ओवरऑल क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और डेल्टा एच टू लिखा गया, डेल्टा एच थ्री बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और क्या आएगा माइनस एफिनिटी एनर्जी। एफिनिटी एनर्जी क्या लिखेंगे, 2 इंटू ई, या हम इसको बोल सकते हैं एफिनिटी एनर्जी 1, एफिनिटी एनर्जी 2, लेकिन ओवरऑल एफिनिटी एनर्जी होना चाहिए। और लेटिस एनर्जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, इसमें कि जो एक एक करके देखेंगे क्या क्या हो रहा है, ठीक ना, राइट। तो ये आपका हो जाएगा हीट। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर ये गिवेन है, ये सब गिवेन है, तो लेटिस एनर्जी निकाल सकते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकाल सकते हैं। जो भी एनर्जी निकालने के लिए बोला जाए और उसके अकॉर्डिंग जो भी गिवेन होगा उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड लेटिस एनर्जी इन द फॉर्मेशन ऑफ MgO, मेटल का ऑक्साइड बना रहा जो कि सॉलिड है। तो क्या करेंगे, इसे मेटल लेंगे और ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है तो हाफ मोल O2 लेंगे। O2 तो ऑक्सीजन तो गैसियस फॉर्म में रहेगा तो हाफ मोल ऑक्सीजन लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें सब्लिमेशन एनर्जी लगाएंगे, इसको बोल देते हैं डेल्टा H1, कोई दिक्कत। अब ये गैसियस में आ गया, आइसोलेटेड फॉर्म में आ गया। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालने क्या लिखेंगे, इसको बोल देते हैं आयनोसन एनर्जी फर्स्ट, इसको डेल्टा H2 प्लस प्लस, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो आयनोसन एनर्जी 2, तो लिखेंगे प्लस का डेल्टा H3, प्लस का डेल्टा H3। या ओवरऑल बोल दो तो और अच्छी बात है, इसको ओवरऑल बोल देते हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। इसको क्या बोल देते हैं, प्लस डेल्टा H2, इसी में आ जाएगा दोनों। यहाँ पर आ गया है। और अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए एक ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे O2 के फॉर्म में है तो हाफ मोल लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे इसको, प्लस डेल्टा H3 इसका आधा, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका आधा, ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें गेन कर, ये तो आइसोलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। जब आइसोलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे ना, तब तो ये एनायन बनेगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकला था, एक इलेक्ट्रॉन और प्लस एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन था ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ये पे गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 बोल देते हैं, और इसको किससे इंडिकेट कर देते हैं, इस ओवरऑल टोटल को लिख देंगे, इंडिकेट कर देंगे, क्योंकि ओवरऑल निगेटिव आना चाहिए। और सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन करेगा यहाँ से, तो सेकेंड एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये आया, और एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ऑक्सीजन पे 2 माइनस आ गया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। ये तो निगेटिव होता है, ये क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। आप पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे
क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे आने के बाद इसके पास सेल कम रह जाता है और रिपल्सन बढ़ जाता है। रिपल्सन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोवाइड करना, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी देना होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करवाने के लिए, इसीलिए प्लस हो जाता है, ये माइनस होता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी माइनस में होता है जनरली, और सेकेंड एफिनिटी एनर्जी प्लस में होता है। यहाँ से आगे ये फॉर्मेशन। अब इसको चलो लिख के देखते हैं क्या होगा। Mg गैस में है +2 और यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन -2 में है, और इसी को फॉर्मेशन करवाते हैं। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा लेटिस, और यहाँ बनाएगा लेटिस। तो इस जो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को टोटल को बोल देते हैं क्या, माइनस का ΔH4, क्योंकि ओवरऑल तो क्या होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए एनर्जी, इसको बोल देते हैं माइनस का -H4 ΔH4। और यहाँ अब इसका क्या होगा, ये लेटिस एनर्जी इसको बोलेंगे माइनस ΔH5, कोई दिक्कत। और क्या होगा, इसको आप बोल सकते हैं माइनस लेटिस एनर्जी। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो हेस लॉ पहले लिख लेते हैं। हेस लॉ क्या बोल रहा है कि सारे एनर्जी क्या होगा, ये जो ΔHF जो बोले हैं इसको हीट एनर्जी या एंथैल्पी एनर्जी जो भी है, तो ΔH जो फॉर्मेशन होगा किसके बराबर होगा, टोटल एनर्जी का सम। तो टोटल कितना है, ΔH1 प्लस ΔH2 प्लस ΔH3, और कोई ΔH3/2 है, ΔH3/2, और उसके बाद ΔH4 और ΔH5 ये एनर्जी है। इसको और टर्म वाइज लिखें, चलो यहाँ पे लिख देखते हैं। इसको अगर और टर्म वाइज लिखें तो कैसे लिखेंगे इसको टर्म वाइज, इसको लिख लेते हैं ΔHF फॉर्मेशन। तो क्या आएगा, ये ΔH1 सब्लिमेशन एनर्जी, इसको बोल देते हैं ये है सब्लिमेशन एनर्जी, ये तो जुटेगा, ऐड हो रहा है। और यह है आयोनेशन एनर्जी, आयोनेशन एनर्जी पहला, आयोनेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस आयोनेशन एनर्जी सेकेंड। यहाँ पर आगे अब क्या होगा, ΔH2 की जगह तो ये आ गया है। ΔH2 में क्या था, आयोनेशन एनर्जी फर्स्ट और आयोनेशन एनर्जी सेकेंड। अब ΔH3 में क्या आएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का हाफ। और यहाँ पे क्या जुटेगा, ये जो ओवरऑल था इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, और किसको जोड़ेंगे, और ये एनर्जी यहाँ पे लेटिस एनर्जी माइनस लेटिस एनर्जी। आप इस तरीका से, इस फॉर्मूला से आप लेटिस एनर्जी यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से। इस तरीका से क्या निकाल सकते हैं, लेटिस एनर्जी। और बताए थे जो फॉर्मेशन ऑफ जो आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, बॉर्न-हावर साइकिल जो होता है, वो बॉर्न-हावर साइकिल, तो ये इनडायरेक्ट मेथड है। क्या है, डायरेक्ट मेथड नहीं है, ये इनडायरेक्ट मेथड है। चलिए अब देखते हैं क्या जो फेवरेबल कंडीशन क्या होगा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बोला कि सब्लिमेशन एनर्जी, अब बताइए यहाँ से सब्लिमेशन एनर्जी कितना, बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब हो रहा है कि एनर्जी ज़्यादा, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो, क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो, क्योंकि कोई भी केमिकल बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होने के लिए बनता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या हो, रिलीज हो, और ज़्यादा कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड हो। अगर देखो सब्लिमेशन एनर्जी, हम क्या चाहेंगे कि सब्लिमेशन एनर्जी जो है कम से कम लगे, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन जो हो रहा है तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो रही है वो कम से कम लगे, इसका मतलब सब्लिमेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो सब्लिमेशन एनर्जी शुड बी लो, क्या लिखा है, सब्लिमेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। फेवरेबल कंडीशन, जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होगा उसमें क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है, तो सब्लिमेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। दूसरा क्या है, यहाँ भी एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, मतलब क्या, आयोनेशन एनर्जी, इसका मतलब आयोनेशन एनर्जी क्या चाहिए, कम होना चाहिए। आयोनेशन एनर्जी शुड भी क्या होना चाहिए, लॉ होना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हम चाहते हैं, या ये कोई भी केमिकल वाला चाह रहा है कि कम से कम एनर्जी लगे और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी निकले, रिलीज हो, बॉन्ड फॉर्मेशन का के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम हो और रिलीज ज़्यादा हो। तो आयोनेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, लॉ होना चाहिए। नेक्स्ट देखो यहाँ से, अच्छा ये एनर्जी भी लॉ होना चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होना चाहिए, कम एनर्जी रिक्वायर्ड हो, ठीक ना। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना चाहिए। अब क्या हो रहा है, ये एनर्जी रिलीज हो रही है, क्या हो रही है, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज हो रही है, तो हम ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज हो रही है तो केमिकल बॉन्डिंग में चाहेंगे कि ये एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या चाहेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या हो, रिलीज हो। तो क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई,
मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन फेवरेबल कंडीशन यही होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा बॉन्ड फॉर्मेशन, जितना एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा उतना ही अच्छा बॉन्ड बनेगा यानी बॉन्ड। तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई। और ओवरऑल क्या है, लेटिस एनर्जी, अब लेटिस एनर्जी भी ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि लेटिस एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में निकलना चाहिए। तो ओवरऑल, ओवरऑल मतलब जितना भी एनर्जी का एंगेजमेंट है, तो ओवरऑल लेटिस एनर्जी क्या होना चाहिए, शुड बी हाई। तो ओवरऑल लेटिस एनर्जी ज़्यादा निकलना चाहिए। तो ये तो हो गया आयनिक बॉन्ड का फेवरेबल कंडीशन हो गया। और ये बॉन्ड नंबर साइकिल है, कैसे मतलब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, लेटिस एनर्जी किस तरह यूज हो रहा है। अभी तक हम लेटिस एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी जस्ट इसके बाद हम लोग लेटिस एनर्जी को पढ़ेंगे कि लेटिस एनर्जी क्या होता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप लोग इसको पहले नोट कर लो, फिर नेक्स्ट देखते हैं।